अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है, दिस इज योर सिक्योरिटी वैल्यूएशन। अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सबसे इजी चैप्टर है, बट यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है, और यही हमारा पूरा बेस बना रहा है किसके लिए, कॉर्पोरेट वैल्यूएशन के लिए एंड मर्जर एंड एक्विजिशन। और फ्यूचर ऑप्शन में भी आपने देखा होगा इसके कॉन्सेप्ट्स की क्या थी, जरूरत थी हमें। ठीक है, तो देखिए सर, दिस इज योर सिक्योरिटी वैल्यूएशन। पहले इसका नाम डिविडेंड पॉलिसी था और अब इसका नाम क्या हो गया है, सिक्योरिटी वैल्यूएशन। तो देखिए सर, दिस इज योर इंट्रोडक्शन। यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन है वो क्या था, दिस इज यू हैव टू डिवाइड द टोटल अर्निंग्स इनटू द रिटेन अर्निंग्स एंड डिविडेंड। तो टोटल अर्निंग को डिवाइड करना था रिटेन अर्निंग्स एंड डिविडेंड। तो जो टोटल अर्निंग का मतलब क्या था यहाँ पर, दिस इज अर्निंग्स अवेलेबल फॉर द इक्विटी शेयर होल्डर्स। ठीक है, तो टोटल अर्निंग का मतलब है दिस इज अर्निंग्स फॉर इक्विटी, अर्निंग्स अवेलेबल फॉर द इक्विटी शेयर होल्डर्स। ठीक है, हाउ टू कैलकुलेट अर्निंग्स अवेलेबल फॉर द इक्विटी शेयर होल्डर्स, तो वी हैव इनकम स्टेटमेंट। क्वेश्चन था सर इनकम स्टेटमेंट पे। ठीक है, तो इनकम स्टेटमेंट क्या था आपके पास, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। तो आपके पास क्या निकल के आएगा, इबिटडा माइनस डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन। तो दिस इज योर इबिट माइनस इंटरेस्ट। तो आपके पास क्या आएगा, अर्निंग बिफोर टैक्स माइनस टैक्स। तो क्या आ जाएगा, दिस इज योर पैट, अर्निंग आफ्टर टैक्स। अब इसमें से क्या माइनस करेंगे, प्रेफरेंस डिविडेंड। तो क्या निकल के आएगा, अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, दिस इज अर्निंग्स फॉर इक्विटी। और अब उसमें से इक्विटी डिविडेंड देंगे तो क्या निकल के आएगा, दिस इज ट्रांसफर टू रिजर्व एंड सरप्लस, दिस इज योर रिटेन अर्निंग्स। ठीक है, तो वी हैव टू डिवाइड द टोटल अर्निंग्स इनटू द रिटेन अर्निंग्स एंड डिविडेंड्स। नाउ वी हैव द फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिविडेंड पॉलिसी। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर हमने डिस्कस किया था, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन आर एंड के। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप थी। उसके अलावा वहां पर आपके थ्योरी में भी आपको कवर मिलेगा, वहां पर फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिविडेंड पॉलिसी। वी हैव लॉट ऑफ फैक्टर्स जो हमारी डिविडेंड पॉलिसी को क्या कर रहे हैं, इफेक्ट कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, अगर आज के टाइम में कंपनी के पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है तो वो रिटेन करना चाहेगा या डिविडेंड पे आउट करेगा, रिटेन करना चाहेगा। लीगल कॉन्स्टेंट्स हैं, लीगल कॉन्स्टेंट्स क्या है कि वहां पर आपका एज पर बोनस एक्ट, एज पर ग्रेचुटी एक्ट, जब तक आप वहां पर एम्प्लॉइज को नहीं पे आउट कर सकते तो उससे पहले आप डिविडेंड पे आउट नहीं कर सकते। तो वी हैव सम लीगल कॉन्स्टेंट। तो उस केस में मैं क्या करके चलूंगा, रिटेंशन करके चलूंगा। तो वी हैव लॉट ऑफ फैक्टर्स जो आपके डिविडेंड पॉलिसी को क्या कर रहे हैं, अफेक्ट कर रहे हैं। ऑनरशिप कंट्रोल, अगर मैं ऑनरशिप कंट्रोल मेंटेन करना चाहता हूं तो उस केस में मैं क्या करूंगा सर, मैं वहां पर क्या करके चलूंगा, देख लीजिए, मैं वहां पर पे आउट करूंगा या रिटेन करके चलूंगा, रिटेन करके चलूंगा। क्यों, कल को पैसे की जरूरत होगी तो आपको नई इक्विटी इशू नहीं करनी पड़ेगी, आप रिटेन अर्निंग्स को क्या कर पाएंगे, यूटिलाइज कर पाएंगे। ठीक है, फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ द मैनेजर ऑलवेज, क्योंकि कंपनी किसकी है, देख लीजिए, मैच्योरिटी शेयर होल्डर्स की, तो फाइनल डिस्क्रिप्शन किसकी है, मैनेजमेंट की है। एंड वी हैव लिक्विडिटी नीड्स। लिक्विडिटी नीड्स का क्या मतलब है, शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है। तो मैं डिविडेंड पे आउट करूंगा या वहां पर देख लीजिए फंड्स को अपने पास रखूंगा, हम रिटेंशन करके चलेंगे। ठीक है, एंड वी हैव टैक्स कंसिडरेशंस। तो अगेन वहां पर वी हैव सीडीटी, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स है, नॉर्मल टैक्स रेट है। तो हमें देखना पड़ता है, कंपैरिजन करना होता है कि सीडीटी में वहां पर डिविडेंड देने में बेनिफिट है या रिटेंशन रखने में बेनिफिट है। तो दिस इज योर टैक्स कंसिडरेशन। तो दीज आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिविडेंड पॉलिसी। बट उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा था, रिलेशनशिप बिटवीन आर एंड के। आर और के रिलेशनशिप से पूरी डिविडेंड पॉलिसी क्या हो रही है, डिसाइड हो रही है। और वही हमने डिस्कस किया था इन योर वॉल्टर्स मॉडल, इन योर गॉर्डन्स मॉडल। ठीक है, तो वो अभी हम डिस्कस करेंगे मॉडल्स के साथ ही। ठीक है, तो देखिए सर, ईपीएस, डीपीएस, एमपीएस एंड रिटेन अर्निंग पर शेयर। तो यहां पर मैंने कुछ रेशियोज पहले डिस्कस की थी। तो पहले आपके पास रेशियोज क्या है, सबसे पहली रेशियो आपके पास क्या है, ईपीएस। ठीक है, तो ईपीएस का मतलब क्या है, अर्निंग पर शेयर। तो अर्निंग किसकी है सर, ये दिस इज फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। देन नेक्स्ट वन इज डीपीएस, टोटल डिविडेंड पेड टू इक्विटी डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। डिविडेंड किसको दे रहे हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो दिस इज टोटल डिविडेंड पेड टू इक्विटी डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। नाउ द थर्ड वन, दिस इज एमपीएस। एमपीएस के लिए दो कॉन्सेप्ट थे, द फर्स्ट वन इज टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन अप्रोच एंड द सेकंड वन इज फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन अप्रोच। टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन आपके पास क्या है, टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। हाउ टू कैलकुलेट टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट प्राइस पर शेयर। अब कोई भी दो चीज आपके पास है, थर्ड वन आप क्या कर लोगे, कैलकुलेट कर लोगे। तो हाउ टू कैलकुलेट एमपीएस, टोटल मार्केट वैल्यू डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। दूसरा अप्रोच आपके पास क्या था, फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। और फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या कह रहा है, फ्रीली अवेलेबल फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेडिंग। उन शेयर्स की मार्केट वैल्यू निकालनी है। तो हाउ टू कैलकुलेट, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स में से क्या माइनस कर देंगे, प्रोमोटर्स होल्डिंग, मैनेजमेंट होल्डिंग, स्ट्रेटेजिक होल्डिंग्स, गवर्नमेंट होल्डिंग माइनस करेंगे तो क्या निकल के आएंगे,
फ्री फ्लोट नंबर ऑफ शेयर्स एंड मल्टीप्लाई विद मार्केट प्राइस पर शेयर, तो आपके पास क्या आ जाएगा, फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो हाउ टू कैलकुलेट एमपीएस, दिस इज फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन डिवाइड बाय फ्री फ्लोट नंबर ऑफ शेयर्स, दोनों से एमपीएस क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है। नाउ द लास्ट वन, दिस इज रिटेन अर्निंग पर शेयर। तो रिटेन अर्निंग पर शेयर क्या था, कितना हम रिटेन करेंगे, तो वी हैव टू डिवाइड द टोटल अर्निंग्स इनटू द रिटेन अर्निंग्स एंड डिविडेंड। तो ईपीएस में से क्या माइनस कर देंगे, डीपीएस, तो आपके पास क्या आ जाएगा, रिटेन अर्निंग पर शेयर। नाउ द नेक्स्ट वन, वी हैव थ्री मेन रेशियोज जो हमें आगे भी काम आई थी, दिस इज इन योर फ्यूचर्स। तो सबसे पहले आपके पास था डिविडेंड यील्ड, और यील्ड का मतलब क्या था, रिटर्न, डिविडेंड से कितनी रिटर्न आ रही है, एंड रिटर्न इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन एक्चुअल अमाउंट इन्वेस्टेड, और इन शेयर मार्केट एक्चुअल अमाउंट इन्वेस्टेड इज मार्केट प्राइस पर शेयर, तो दिस इज डीपीएस अपॉन एमपीएस, ठीक है। इनटू 100 करेंगे तो क्या आ जाएगा, परसेंटेज डिविडेंड यील्ड। नाउ द नेक्स्ट वन इज पे आउट, और पे आउट कहां से होगा, अर्निंग से, तो दिस इज डीपीएस अपॉन EPS. And the third one is dividend rate. Rate is percentage of dividend, and this is always percentage of face value. So this is DPS upon face value per share. Now the next one we have earning yield and retention ratio on the same ground. Earning yield, earning से कितनी return आ रही है, and return is always calculated on actual amount invested. This is EPS upon MPS. फिर नेक्स्ट आपके पास क्या था, रिटेंशन रेशियो। रिटेंशन रेशियो का मतलब क्या है, कितना आप रिटेन करेंगे, और रिटेन कहां से करेंगे, ईपीएस से, तो दिस इज रिटेन अर्निंग पर शेयर डिवाइड बाय अर्निंग पर शेयर इनटू 100। नाउ द नेक्स्ट वन, दिस इज रिलेशनशिप बिटवीन डीपीआर एंड रिटेंशन रेशियो। तो वहां पर देख लीजिए, वहां पर क्या रिलेशनशिप है, दोनों को ऐड करेंगे तो वो किसके बराबर होगा, 100% और 1। तो इफ रिटेंशन रेशियो इज 60%, तो पे आउट रेशियो कितनी हो जाएगी, 40%, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन, वी हैव सम टर्म्स जो हमने यहां पर डिस्कस की थी, वी हैव कैश डिविडेंड, स्टॉक डिविडेंड, स्टॉक स्प्लिट एंड रिवर्स स्टॉक स्प्लिट, ठीक है। तो कैश डिविडेंड आपके पास क्या था, देख लीजिए कि कंपनी वहां पर कैश में क्या करेगी, डिस्ट्रीब्यूट करेगी, और वहां पर तीन तरह से दे सकते हैं, वी हैव रेगुलर, वी हैव स्पेशल एंड वी हैव लिक्विडेटिंग। रेगुलर जो रेगुलरली वो पे आउट कर रहे हैं, दिस इज क्वार्टरली, ईयरली जो भी वो पे आउट कर रहे हैं। स्पेशल का क्या मतलब था, विनफॉल प्रॉफिट, समझ पा रहे हैं, विनफॉल प्रॉफिट से वो क्या कर रहे हैं, कुछ वहां पर देख लीजिए डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, स्पेशल डिविडेंड। एंड द लास्ट वन इज लिक्विडेटिंग एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन। तो जो भी हम कैश में पे कर रहे हैं, कैश का मतलब डीडी, डिमांड ड्राफ्ट, चेक्स, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर, उसी वही मतलब है, तो वो जो भी हम दे रहे हैं तो उसको क्या बोल रहे हैं, कैश डिविडेंड्स। अब वहां पर हमने देखा था, तो वी हैव सम इंपैक्ट ऑन द रेशियोज। तो बैलेंस शीट पे क्या इंपैक्ट हो रहा था, उधर आपका कैश रिड्यूस हो रहा था, और उधर आपका क्या रिड्यूस हो रहा था, रिजर्व एंड सरप्लस। बट वहां पर देख लीजिए, कैश पे करने से जो हमारी लिक्विडिटी रेशियोज हैं, करंट रेशियो, क्विक रेशियो, वो क्या हो रही थी, एडवर्सली अफेक्ट हो रही थी। दूसरी तरफ आपके पास जो आपकी डेब्ट टू एसेट रेशियो थी, तो डेब्ट टू एसेट आपको किसको बता रहा है, रिस्क को बता रहा है, समझ रहे हैं, लिवरेज को बता रहा है। तो हमारा रिस्क क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था, क्योंकि बिजनेस में वहां पर देख लीजिए डेब्ट का पोर्शन बढ़ रहा था, और डेब्ट का पोर्शन बढ़ेगा तो रिस्क क्या होगा, इंक्रीज होगा। एंड अगेन डेब्ट टू इक्विटी रेशियो वो भी क्या हो रही है, इंक्रीज। तो दोनों रेशियो एडवर्सली अफेक्ट हो रही है, लिक्विडिटी रेशियो भी एडवर्सली क्या हो रही है, अफेक्ट हो रही है। दिस इज बिकॉज ऑफ कैश डिविडेंड। तो प्रैक्टिकली आज के टाइम में कोई कंपनी ज्यादा कैश डिविडेंड देने में इंटरेस्टेड नहीं है, बिकॉज उसकी लिक्विडिटी रेशियो, उसकी डेब्ट टू एसेट रेशियो, उसका देख लीजिए लिवरेज रेशियो, वहां पर उसका कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो क्या हो रहा है, एडवर्सली इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन, वी हैव स्टॉक डिविडेंड और द बोनस। और बोनस का क्या इंपैक्ट था, हम वहां पर फ्री में क्या दे रहे हैं, एडिशनल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो वहां पर आपके पास विदाउट एनी कंसिडरेशन हम उनको क्या दे रहे हैं, फ्री में शेयर्स दे रहे हैं। तो उसका इंपैक्ट क्या था, नंबर ऑफ शेयर्स क्या हो रहे थे, इंक्रीज, और उससे क्या हो रहा था, जितनी भी पर शेयर रेशियोज हैं, ईपीएस, डीपीएस, एमपीएस, बुक वैल्यू पर शेयर, ये सब क्या हो रहे थे, फॉल। उसके अलावा और कोई इंपैक्ट नहीं है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन, वी हैव स्टॉक स्प्लिट ऑन द सेम ग्राउंड। अब वहां पर बोनस में क्या हो रहा था, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, रिजर्व एंड सरप्लस का कुछ पार्ट कहां ट्रांसफर कर रहे थे, इक्विटी शेयर कैपिटल में। तो वहां पर रेगुलेटरी कुछ रिक्वायरमेंट्स थी, बट वहां पर और आसान उन्होंने कर दिया, दिस इज यूजिंग द स्टॉक स्प्लिट। स्टॉक स्प्लिट में क्या कर रहे हैं, फेस वैल्यू को क्या कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं, समझ पा रहे हैं। तो वहां पर हम फेस वैल्यू को ब्रेक कर रहे हैं, तो उस केस में देख लीजिए क्या होगा, हम कोई भी आइटम को टच नहीं करेंगे, आउटर कॉलम सेम रहेगा, सिर्फ इनर कॉलम में क्या होगा, नंबर ऑफ शेयर्स विल इंक्रीज एंड फेस वैल्यू पर शेयर विल डिक्रीज, ठीक है। तो इंपैक्ट क्या होगा उन रेशियोज, जितनी भी पर शेयर रेशियोज है वो कम हो जाएंगी, अदरवाइज देयर विल बी नो impact, there is no impact on earnings, there is no impact on P ratio, there is no impact on percentage of holdings, ठीक है। तो x डिविडेंड एंड कम डिविडेंड क्या था, x का क्या मतलब था, दिस इज विदाउट, और कम का क्या मतलब था, विद।
सिंपल कॉन्सेप्ट क्या था कि अगर कोई भी डिक्लेयर्ड इनकम है जो मुझे मिलने वाली नहीं है तो मैं उसके लिए कुछ भी पे करने के लिए रेडी नहीं हूं, तो वी ऑलवेज कैलकुलेट द एक्स डिविडेंड प्राइस, ठीक है। तो अगर वो कम डिविडेंड दे दिया है तो उस केस में मैं उसमें से क्या माइनस कर दूंगा, डिविडेंड, और अगर ऑलरेडी आपके पास एक्स है तो देख लीजिए एक्स लेंगे, कुछ नहीं लिखा तो हमेशा क्या मानेंगे, एक्स मानेंगे। नाउ द नेक्स्ट वन वी हैव डिविडेंड मॉडल्स और द थ्योरी। डिविडेंड मॉडल्स थ्योरी में जो सबसे इंपॉर्टेंट था, वी हैव रेलेवेंट थ्योरी एंड वी हैव इररेलेवेंट थ्योरी। एमएम अप्रोच आपके कोर्स में नहीं है, न्यू कोर्स में, किसमें है, सिर्फ ओल्ड कोर्स में, ठीक है। तो न्यू कोर्स में एमएम अप्रोच नहीं है तो इसलिए मैंने वो आपको कवर नहीं कराई है। तो ओल्ड कोर्स वालों के लिए अगर है तो वो लास्ट में हम देख लेंगे, जिसका अगर ओल्ड कोर्स है, ठीक है। तो वो आपके मिसलेनियस में हम कवर कर लेंगे, ठीक है। तो देख लीजिए वी हैव डिविडेंड मॉडल्स और द थ्योरी। तो डिविडेंड थ्योरी आपके पास देख लीजिए, उसमें सबसे पहले रेलेवेंट, और रेलेवेंट का क्या मतलब था, डिविडेंड प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिटर्मिनेशन ऑफ मार्केट प्राइस। इररेलेवेंट का मतलब क्या है, डिविडेंड डू नॉट प्ले एनी रोल। तो यहां पर हमने कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किया था, बर्ड इन द हैंड आर्गुमेंट, और यहां पर हमने कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किया था, दिस इज होम मेड डिविडेंड्स, ठीक है। तो दिस इज योर रेलेवेंट थ्योरी। सबसे पहला रेलेवेंट थ्योरी आपके पास क्या है, दिस इज योर वॉल्टर्स मॉडल। वॉल्टर्स मॉडल क्या कह रहा है, दिस इज ए रेलेवेंट थ्योरी, डिविडेंड प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिटर्मिनेशन ऑफ मार्केट प्राइस। सेकंड, वो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या कह रहा है, दो फैक्टर है जो मार्केट प्राइस को क्या करेंगे, इन्फ्लुएंस करेंगे। पहले कह रहे हैं डिविडेंड डू नॉट प्ले एनी रोल, डिविडेंड प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिटर्मिनेशन ऑफ मार्केट प्राइस। अब वो कह रहे हैं कौन से फैक्टर हैं जो मार्केट प्राइस को क्या करेंगे, इन्फ्लुएंस करेंगे। पहला फैक्टर आपके पास क्या है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन आर एंड के, और दूसरा फैक्टर आपके पास क्या है, व्हाट विल बी योर डिविडेंड पे आउट रेशियो, ठीक है। आर और के में क्या रिलेशनशिप है और आपका कितना डिविडेंड पे आउट रेशियो है, वो वहां पर डिविडेंड पॉलिसी क्या करेगा, डिसाइड करेगा, वो आपके मार्केट प्राइस को क्या करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा, ठीक है। तो देखिए सर, सबसे पहले रिलेशनशिप बिटवीन आर एंड के। आर का मतलब क्या बताया था, दिस इज द एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न, और के का क्या मतलब था, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न से क्या मतलब है कि बिजनेस में अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो बिजनेस कितना रिटर्न जनरेट करेगा, एंड के का क्या मतलब है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, हम कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और उसकी रिलेशनशिप क्या डिसाइड करेगी, पूरी डिविडेंड पॉलिसी, ठीक है। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन आर एंड के, और साथ में क्या टच है, व्हाट विल बी योर डिविडेंड पे आउट रेशियो, ठीक है। तो पहला केस आपके पास क्या था, इफ आर इज ग्रेटर देन के, अगर आर ज्यादा और के कम है तो उस केस में मैं पैसा कहां रखना चाहूंगा, कंपनी के पास। तो व्हाट इज योर ऑप्टिमम रिटेंशन रेशियो, दिस इज योर 100%। व्हाट इज योर ऑप्टिमम पे आउट रेशियो, 0%, ठीक है। दूसरी तरफ इफ आर इज लेस देन के, आर इज लेस देन के, आर कम है के ज्यादा है, तो मैं पैसा किसके पास रखना चाहूंगा, अपने पास। तो व्हाट इज योर ऑप्टिमम पे आउट रेशियो, 100%, एंड व्हाट इज योर ऑप्टिमम रिटेंशन रेशियो, 0%। और अगर मैं ये रेशियो मेंटेन करूंगा तो आपका एमपीएस क्या होगा, मैक्सिमम। बट इन केस ऑफ आर इक्वल टू के, सर आर और के दोनों इक्वल हैं, तो उस केस में आप कोई भी पे आउट करो, कोई भी रिटेंशन करो, एनी पे आउट इज ऑप्टिमम, एनी रिटेंशन इज ऑप्टिमम, देयर इज नो कोरिलेशन। एमपीएस क्या रहेगा, सेम रहेगा, एमपीएस क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो व्हाट इज द रिलेशनशिप, नेगेटिव, और यहां पर क्या रिलेशनशिप है, पॉजिटिव। देख लो, जितना ज्यादा देख लीजिए आप डिविडेंड दोगे, एमपीएस क्या होगा, उतना ही कम होगा। अगर रिलेशनशिप आर इज ग्रेटर देन के है तो उस केस में कंपनी अगर जितना वहां पर ज्यादा डिविडेंड देगी तो एमपीएस क्या होगा, उतना ही कम होगा, वेल्थ उतनी क्या होगी, कम होगी। और यहां पर देख लीजिए, अगर यहां पर जितना ज्यादा डिविडेंड देंगे उतनी ज्यादा क्या होगी, वेल्थ होगी। तो यहां पर पॉजिटिव रिलेशनशिप है और यहां पर क्या है, नेगेटिव रिलेशन। तो दिस इज द कोरिलेशन बिटवीन द डिविडेंड एंड द मार्केट प्राइस पर शेयर, ठीक है। अब यहां पर वैल्यूएशन था, इस मॉडल से हम वैल्यूएशन कर रहे थे, और वैल्यूएशन क्या था देख लीजिए, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर डिविडेंड प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल रिटर्न ऑन रिटेन अर्निंग्स, दिस इज डीपीएस अपॉन के प्लस आर अपॉन के, ईपीएस माइनस डीपीएस अपॉन के, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गया, दिस इज वैल्यू ऑफ द शेयर एज ऑन टुडे यूजिंग द वॉल्टर्स मॉडल। अब इस मॉडल की कुछ एजम्पशन थी, क्या एजम्पशंस थी आपके पास, डीपीएस एंड ईपीएस आर कांस्टेंट, केई एंड आर आर कांस्टेंट, केई और आर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, एंड वी हैव गोइंग कंसर्न अजम्पशन एंड देयर इज नो एक्सटर्नल फाइनेंस। तो दो इंपॉर्टेंट है, ईपीएस डीपीएस क्या रहेंगे, कांस्टेंट, और आर एंड केई क्या रहेंगे, कांस्टेंट। तो उसको देख के ही हमने क्या की थी वहां पर वैल्यूएशन, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन वी हैव गॉर्डन्स मॉडल, और गॉर्डन्स मॉडल क्या कह रहे हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर डिविडेंड ग्रोइंग एट
कांस्टेंट रेट। तो जितने भी फ्यूचर के डिविडेंड है दे विल ग्रो एट ए कांस्टेंट रेट। तो मॉडल क्या बनेगा, दिस इज D0 1 प्लस जी अपॉन के माइनस जी या D1 अपॉन के माइनस जी। देख लीजिए ये सब एप्लीकेशंस थी, इसको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, वो एप्लीकेशंस में हम देख लेंगे। तो दिस इज D0 1 प्लस जी अपॉन के माइनस जी और D1 अपॉन के माइनस जी। तो फाइनली मुझे न्यूमरेटर में क्या चाहिए, D1 चाहिए, ठीक है। तो यही यहां पर देख लीजिए, सबसे पहले उसकी अजम्पशंस देख लेते हैं। व्हाट आर द अजम्पशंस ऑफ द गॉर्डन्स मॉडल। तो सबसे पहले देयर इज नो एक्सटर्नल फाइनेंस, ठीक है, कोई एक्सटर्नल फाइनेंस नहीं है, के एंड आर आर कांस्टेंट। फिर दूसरी वहां पर जो इंपॉर्टेंट मेन अजम्पशन थी वो कौन सी थी, रिटेंशन रेशियो एंड डिविडेंड पे आउट रेशियो आर कांस्टेंट। और ये कांस्टेंट है तो बट इसका मतलब ये नहीं है ईपीएस डीपीएस कांस्टेंट रहेंगे, वो कभी कांस्टेंट नहीं रहेंगे बिकॉज दे विल ग्रो एट ए कांस्टेंट रेट, बट रेशियो क्या रहेंगी, कांस्टेंट रहेगी। तो याद रखना यहां पर आपके पास D0 D1 का कंफ्यूजन हो सकता है। D0 D1 का कंफ्यूजन गॉर्डन्स मॉडल के लिए ही है, वोल्टर्स मॉडल के लिए नहीं है, क्योंकि वो कह रहा है ईपीएस एंड डीपीएस आर कांस्टेंट, ठीक है। तो G का मतलब उन्होंने बताया, G क्या है, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ रिटेंशन रेशियो इनटू ROE। तो हम कह रहे रिटेंशन रेशियो इज कांस्टेंट, R इज कांस्टेंट, तो G भी क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। तो दिस इज अवर assumption ऑफ द मॉडल। नेक्स्ट assumption आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट assumption थी, K इज ऑलवेज ग्रेटर देन G। K अगर लेस देन G होगा तो उस केस में P0 नेगेटिव होगा और वो कभी पॉसिबल नहीं है। एंड G एंड R आर कांस्टेंट, तो वो हमने वहां पर देख लिया। तो सिंपल अगर मैं टिप्स पे बात करूं तो R एंड K आर कांस्टेंट, रिटेंशन रेशियो एंड पे आउट रेशियो आर कांस्टेंट, G इज द प्रोडक्ट ऑफ रिटेंशन रेशियो इनटू ROE एंड K इज ऑलवेज ग्रेटर देन G। दीज आर द 4 मेन assumptions। उसके अलावा नो एक्सटर्नल फाइनेंस, सिंपल है, ठीक है। एप्लीकेशंस, एप्लीकेशन में क्या था सिंपल कि मुझे फाइनली यहां पर क्या चाहिए सर, D1 चाहिए, बस यही एप्लीकेशन थी सर। न्यूमरेटर में मुझे क्या चाहिए सर, D1 चाहिए। अब वो जैसे मर्जी आए सर, ठीक है। अब उसके लिए उन्होंने कहा अगर ईपीएस दे रखा है तो ईपीएस से हम क्या निकालेंगे, डीपीएस। तो ईपीएस इंटू डिविडेंड पे आउट रेशियो तो क्या आ जाएगा, डीपीएस। 1 माइनस रिटेंशन रेशियो तो तब भी क्या आ जाएगा, ईपीएस। 1 माइनस रिटेंशन रेशियो तो क्या आ जाएगा, डीपीएस। बस अब ध्यान रखना कि अगर ईपीएस 0 है तो उससे क्या निकलेगा, डीपीएस 0, और अगर ईपीएस 1 है तो उससे क्या निकलेगा, डीपीएस 1, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर वहां पर आपके पास ईपीएस 0 से डीपीएस 0 आए तो उसमें क्या लगा देंगे, ग्रोथ, तो क्या आ जाएगा, डीपीएस 1। और अगर ईपीएस 1 है तो उससे ऑलरेडी क्या आएगा, डीपीएस 1, ठीक है। साथ में आपके पास नोट नंबर 2, अगर ईपीएस लिखा हुआ है, ये नहीं पता चल रहा कि वो वहां पर वो ईपीएस 0 है या ईपीएस 1 है, तो ऑलवेज एज्यूम टू बी ईपीएस 1, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट एप्लीकेशन, अगर ईपीएस और डीपीएस दोनों इक्वल होंगे तो उस केस में क्या होगा, रिटेंशन क्या होगा, 0, ग्रोथ क्या होगा, 0। तो मॉडल क्या बन जाएगा, समझ पा रहे हैं, दिस इज इक्वल कैश फ्लोज अप टू परपेचुटी। तो क्या बन जाएगा, कैश फ्लो। अब कैश फ्लो क्या है, ईपीएस और डीपीएस डिवाइड बाय, देख लीजिए दिस इज केई, तो कैश फ्लो डिवाइड बाय डिस्काउंट रेट, ठीक है। तो याद है ना, तो रिटेंशन रेशियो 0 है तो ग्रोथ भी 0 जाएगी। तो मॉडल में लगा लो D0 1 माइनस जी अपॉन के माइनस जी, D0 1 प्लस जी अपॉन के माइनस जी। तो वहां पर देख लो अगर ये ग्रोथ 0 हो गई तो मॉडल क्या बन गया, D0 अपॉन के, ठीक है। अब देखो यहां पर एक एप्लीकेशन थी, दिस इज 1 ईयर डीडीएम, क्या नाम था उसका, 1 ईयर डीडीएम, 1 ईयर डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। वो कह रहे थे सिर्फ आपका टाइम पीरियड कितना है, 1 साल है। तो वहां पर अगर मेरे पास देख लीजिए प्राइस एट द एंड है, साथ में डिविडेंड एट द एंड है, तो मैं उसकी प्रेजेंट वैल्यू करूंगा तो क्या निकल के आ जाएगा, P0, क्योंकि वैल्यूएशन का मतलब ही यही है, फ्यूचर कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू, और यहां पर सिर्फ टाइम पीरियड कितना है, 1 साल है। तो फ्यूचर कैश फ्लो यहां पर क्या है आपके पास, दिस इज प्राइस एट द एंड प्लस डिविडेंड एट द एंड, और उसकी क्या कर देंगे, प्रेजेंट वैल्यू। तो आपके पास क्या आ जाएगा, P0। एप्लीकेशन क्या है, अगर आपके पास P0 है तो P1 निकाल लेंगे, P1 है तो क्या निकाल लेंगे, P0। साथ में हम चेन भी वहां पर बना सकते हैं। चेन कैसे बना सकते हैं, P0 से P1, P1 से P2, P2 से P3। बस ध्यान क्या रखना है, टाइम पीरियड सिर्फ कितना है, 1 ईयर है, ठीक है। साथ में आपके पास एक और एप्लीकेशन थी, अगर किसी केस में के वहां पर देख लीजिए हमारे पास नहीं है और वहां पर वो कैलकुलेट नहीं हो पा रहा है किसी भी तरीके से, तो इन लास्ट हम क्या यूज कर सकते हैं, K इक्वल टू 1/P रेशियो, ठीक है। तो अगर मेरे पास P रेशियो गिवन है तो हम यहां पर क्या यूज कर सकते हैं, K इक्वल टू 1/P रेशियो, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन, K इज ऑलवेज ग्रेटर देन G, और अगर वो वहां पर देख लीजिए K इज लेस देन G है तो P0 विल बी नेगेटिव, इट कांट बी
पॉसिबल। दूसरी तरफ आपके पास कंफ्यूजन रिगार्डिंग D1 एंड D0, दिस कंफ्यूजन इज ओनली रेलेवेंट फॉर द गॉर्डन्स मॉडल, नॉट फॉर वॉल्टर्स मॉडल। एक और एप्लीकेशन थी, D0 1 प्लस G कर रहे हैं तो क्या निकल के आ रहा है D1, बट कभी भी D1 से D0 कैलकुलेट नहीं करेंगे, समझ पा रहे हैं, क्योंकि ग्रोथ हमेशा क्या चलेगी, फॉरवर्ड, ग्रोथ कभी बैकवर्ड नहीं चलेगी। ये सेम चार्ट है, आर इज ग्रेटर देन के, आर इज लेस देन के, आर इज इक्वल टू के, जो हमने वॉल्टर्स में पढ़ा है वही केस में है गॉर्डन्स में, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन, दिस इज डिटर्मिनेशन ऑफ ग्रोथ रेट। डिटर्मिनेशन ऑफ ग्रोथ रेट क्या था, जी इज द प्रोडक्ट ऑफ रिटेंशन रेशियो इनटू आरओई। दूसरा मेथड क्या था, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ CAGR, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ CAGR, भूलना मत, पोर्टफोलियो में भी काम आएगा, समझ पा रहे हैं। तो वो पूरा लिंक्ड है यहां पर हर चीज का। तो व्हाट इज CAGR, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगेन वही मॉडल यूज करेंगे, फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आर रेज टू द पावर n। तो अब मुझे वहां पर देख लीजिए, फ्यूचर वैल्यू है मेरे पास, प्रेजेंट वैल्यू है, तो मुझे क्या निकालना है, r निकालना है। तो वो टेक्निकली यहां पर क्या है, ग्रोथ रेट है। बस वो ध्यान रखना, ग्रोथ कब से स्टार्ट होगी, 1 साल बाद से, तो वहां पर n क्या हो जाएगा, n-1, ठीक है। इस एप्लीकेशन को हमने यूज किया था मर्जर एक्विजिशन के क्वेश्चन में भी, सेम ऐसे ही एप्लीकेशन को यूज करेंगे पोर्टफोलियो के क्वेश्चन में भी। तो इसलिए भूलना मत, ये एप्लीकेशन आपको काम आती रहेगी। एंड दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ CAGR। अगर 5-6 सालों का कोई भी डेटा दे रखा है, वो कह रहा है इसके अंदर ग्रोथ निकालो, तो उस केस में हम क्या करेंगे, वी आर यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ CAGR, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन, दिस इज एप्लीकेशन ऑफ फ्लोटिंग कॉस्ट। अब फ्लोटिंग कॉस्ट की एडजस्टमेंट किसके पॉइंट ऑफ व्यू से होगी, दिस इज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंपनी। तो मैंने 3 वर्ड डिस्कस किए थे, एक था फेस वैल्यू, एक था इश्यू प्राइस और एक था नेट प्रोसीड्स, ठीक है। तो ध्यान रखना, फेस वैल्यू क्या है, दिस इज द डिनोमिनेशन ऑफ ए शेयर। व्हाट इज इश्यू प्राइस, किस प्राइस पे शेयर क्या हुआ है, इश्यू हुआ है, तो दिस इज फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम माइनस डिस्काउंट। एंड व्हाट इज योर नेट प्रोसीड, दिस इज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंपनी ओनली, समझ पा रहे हैं। नेट प्रोसीड्स का जो कॉन्सेप्ट है वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, कंपनी। इश्यू प्राइस का कॉन्सेप्ट किसके लिए होगा, दिस इज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इन्वेस्टर, ठीक है। तो अगर कंपनी का पॉइंट ऑफ व्यू है तो उस केस में हम क्या यूज करेंगे, नेट प्रोसीड्स। तो इन गॉर्डन्स मॉडल सिर्फ क्या चेंज होगा, प्राइस की जगह क्या आ जाएगा, नेट प्रोसीड्स। तो दिस इज P01 माइनस फ्लोटिंग कॉस्ट। अमाउंट में तो अमाउंट माइनस कर देंगे, परसेंटेज है तो परसेंटेज। तो वो ध्यान रखना, 2 से 3 बार टेस्ट हो चुका है एग्जाम में। दिस इज द एडजस्टमेंट ऑफ फ्लोटिंग कॉस्ट। अगर फ्लोटिंग कॉस्ट दे रखी है तो प्राइस की जगह क्या यूज होगा, नेट प्रोसीड्स, बस यही याद रखना है, ठीक है। तो दिस इज P01 माइनस फ्लोटिंग कॉस्ट, दिस इज योर नेट प्रोसीड इक्वल टू D1 अपॉन KE माइनस G, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन, दिस इज रिटर्न ऑन इक्विटी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपके पास क्या था, रिटर्न ऑन इक्विटी। तो हम वहां पर इक्विटी शेयरहोल्डर्स की देखना चाहते हैं कितनी रिटर्न जनरेट हुई और उनके लिए कितने प्रॉफिट अवेलेबल हैं। दिस इज अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयरहोल्डर्स। और किस पे हम उनकी रिटर्न निकालेंगे, जितना पैसा उन्होंने इन्फ्यूज किया है। एंड दिस इज योर इक्विटी शेयरहोल्डर्स फंड, ठीक है। तो ये आपके पास क्या निकल के आएगा, दिस इज रिटर्न ऑन इक्विटी। साथ में आपके पास कॉन्सेप्ट था बुक वैल्यू पर शेयर। व्हाट इज बुक वैल्यू पर शेयर, हम इक्विटी शेयरहोल्डर्स की बुक वैल्यू निकालना चाहते हैं। तो दिस इज इक्विटी शेयरहोल्डर्स फंड, दिस इज द बुक वैल्यू डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। अब बस हमें समझना है हाउ टू कैलकुलेट इक्विटी शेयरहोल्डर्स फंड। इक्विटी शेयरहोल्डर्स फंड कैसे कैलकुलेट करोगे सर, तो वहां पर आपके पास 2 अप्रोच थी। एक क्या था आपके पास, दिस इज इक्विटी शेयरहोल्डर्स फंड अप्रोच, और दूसरा क्या था आपके पास, नेट एसेट वैल्यू अप्रोच, ठीक है। तो सिंपल आपको फॉलो करना था, दिस इज योर इक्विटी शेयरहोल्डर्स फंड अप्रोच एंड दिस इज योर नेट एसेट वैल्यू अप्रोच। तो इक्विटी शेयरहोल्डर्स फंड अप्रोच क्या था, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस प्रीमियरी एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, P&L डेबिट बैलेंस। और नेट एसेट वैल्यू अप्रोच क्या था, टोटल एसेट्स और उसमें से क्या एक्सक्लूड कर देंगे, प्रीमियरी एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, P&L डेबिट बैलेंस माइनस टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटी। क्या होगी एक्सटर्नल लायबिलिटी, सब कुछ किसको छोड़ के, इक्विटी शेयरहोल्डर्स को छोड़ के। तो दिस इज डिबेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, लॉन्ग टर्म लोन्स, शॉर्ट टर्म लोन्स, करंट लायबिलिटीज, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ठीक है। तो आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, इक्विटी शेयरहोल्डर्स फंड। अब यहां पर एक एप्लीकेशन थी, दिस इज द कंपोनेंट ऑफ MPS। तो उसके लिए हमने डिस्कस किया था P वैल्यूएशन। व्हाट इज P वैल्यूएशन, P वैल्यूएशन क्या था कि हम P रेशियो को यूज करके क्या निकालना चाहते हैं, MPS। तो वो क्या था, EPS इंटू P रेशियो, यही था सर। तो मैं MPS को डिवाइड कर रहा हूं बिटवीन EPS एंड P रेशियो, एंड फर्दर EPS को डिवाइड कर रहा हूं बिटवीन बुक वैल्यू पर शेयर एंड ROE, ठीक है। तो वहां पर देख लीजिए, अगर मेरे पास क्वेश्चन में EPS नहीं है तो मॉडल में DPS नहीं आ सकता, और DPS नहीं आए तो गॉर्डन्स मॉडल नहीं लग पाएगा। तो उसके लिए एप्लीकेशन थी, इफ यू हैव बुक वैल्यू पर शेयर
और मेरे पास आर गिवन है, तो मैं क्या निकालूंगा? ईपीएस। तो व्हाट इज योर ईपीएस? दिस इज बुक वैल्यू पर शेयर इनटू आरओई। इंटरप्रिटेशन क्या थी? जितना आपका वहां पर वैल्यू है उसके ऊपर जो रिटर्न आ रही है तो वही आपकी क्या है? अर्निंग्स हैं। तो दिस इज योर इन्वेस्टमेंट वैल्यू, दिस इज बुक वैल्यू पर शेयर, और उस पर जितनी रिटर्न आ रही है वही आपके पास क्या है? ईपीएस। और ये ईपीएस पता क्या आएगा? 1। समझ पा रहे हैं? ईपीएस क्या आएगा? 1। क्यों आएगा? आज पैसा लगाओगे तो रिटर्न कब आएगी? बाद में। तो यहां पर क्या निकलेगा? ईपीएस 1। ठीक है, ये पॉइंट था इंपॉर्टेंट। तो ये एप्लीकेशन ये रही सर आपके पास, ईपीएस इक्वल टू बुक वैल्यू पर शेयर इनटू आरओई। तो यहां से निकलेगा क्या सर? ईपीएस 1। ठीक है। Now the next one, this is P ratio at which dividend payout ratio will not affect the value of the share। तो मुझे वो वहां पर देख लीजिए, वो कंडीशन चाहिए जहां पर P रेशियो देख लीजिए, वो P रेशियो चाहिए जहां पर डिविडेंड पे आउट रेशियो विल नॉट अफेक्ट द मार्केट प्राइस ऑफ ए शेयर। तो वो एक कंडीशन क्या है? जब R और K दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो ये अगर 10% है तो ये कितना है? 10% है। तो डिविडेंड पे आउट रेशियो विल नॉट अफेक्ट द मार्केट प्राइस ऑफ ए शेयर। वो हमने कंडीशन में ही पढ़ा है, रिलेशनशिप बिटवीन आर एंड के। अगर आर और के दोनों इक्वल होंगे तो अब कोई भी पे आउट हो, कोई भी रिटेंशन हो, एमपीएस विल रिमेन कांस्टेंट। तो वो यही जानना चाहते हैं, पी रेशियो एट विच डिविडेंड पे आउट रेशियो विल नॉट अफेक्ट द वैल्यू ऑफ द शेयर। तो पहले हम देख लेंगे कंडीशन क्या है? आर इक्वल टू के। अगर ये 10% है तो ये भी कितना होगा? 10%। एंड वी नो दैट के इक्वल टू 1 बाय पी रेशियो। तो उससे हम पी रेशियो निकाल देंगे। तो पी रेशियो कितनी आएगी? 10 टाइम्स। तो अगर पी रेशियो 10 टाइम्स है तो डिविडेंड पे आउट रेशियो का कोई इंपैक्ट नहीं होगा। कुछ भी हो जाए पे आउट रेशियो, मार्केट प्राइस क्या रहेगा? कांस्टेंट। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज ओवर वैल्यूड एंड अंडर वैल्यूड। तो वो तो हमें बहुत आसान है सर, आता ही है। मेरी वैल्यूएशन क्या है? दिस इज योर P0। और अपनी वैल्यूएशन को किससे कंपेयर करोगे? करंट मार्केट प्राइस। खत्म सर। मेरी वैल्यूएशन 1000 है, ध्यान से सुनना। मेरी वैल्यूएशन कितनी है? 1000। मार्केट में प्राइस चल रहा है दिस इज योर 1200। तो बताओ हम क्या करेंगे? देख लीजिए, दिस इज ओवर वैल्यूड। हमारा डिसीजन क्या होगा? सेल। मेरे हिसाब से 1000 है, मार्केट में 1200 है, तो हम क्या करेंगे? बेचेंगे। ठीक है। बट मेरी वैल्यूएशन है 1000, मार्केट में प्राइस चल रहा है सिर्फ 900, तो मैं क्या करूंगा? जल्दी से बाय करूंगा। दिस इज अंडर वैल्यू, डिसीजन क्या होगा? बाय। और अगर दोनों इक्वल हैं तो दिस इज करेक्टली वैल्यू, डिसीजन क्या होगा? बाय ऑब्लिक सेल। अब वो ध्यान रखना है सर, इफ यू आर ऑलरेडी होल्डिंग द स्टॉक एंड द डिसीजन इज सेल, तो हम क्या कर देंगे? सेल। बट अगर इफ यू आर नॉट होल्डिंग द स्टॉक एंड द डिसीजन इज सेल, तो हम क्या बोलेंगे? नॉट टू इन्वेस्ट। ठीक है। और अगर वहां पर बाय डिसीजन आ रहा है एंड यू आर होल्डिंग द स्टॉक, तो क्या लिख के आएंगे? होल्ड। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज दिस इज एचपीआर। एचपीआर क्या था? होल्डिंग पीरियड रिटर्न। कितने टाइम हम एसेट को क्या कर रहे हैं? होल्ड कर रहे हैं, उसकी क्या निकाल रहे हैं? रिटर्न। आज भी अभी भी काम आएगा सर, अभी हम सीखेंगे। वहां पर देख लीजिए, दिस इज योर इक्विटी स्वैप, तो वहां पर भी इस कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एचपीआर हर चैप्टर में आ रहा है। साथ में आपके पास अभी पोर्टफोलियो में भी आएगा, अभी आपके पास बॉन्ड वैल्यूएशन में भी आएगा। तो किसी चैप्टर ऐसा नहीं है कि जहां पर एचपीआर की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो देख लीजिए, दिस इज योर होल्डिंग पीरियड रिटर्न। जितने टाइम एसेट को होल्ड किया है उसकी क्या निकालनी है? रिटर्न निकालनी है। तो दिस इज योर P0, दिस इज योर P1 प्लस D1। तो देख लीजिए यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा? कैपिटल गेन भी आ जाएगा, साथ में आपके पास डिविडेंड इनकम भी आ जाएगा, डिवाइड बाय एक्चुअल अमाउंट इन्वेस्टेड। तो दिस इज P1 माइनस P0 प्लस डिविडेंड डिवाइड बाय P0। दिस इज योर HPR। और ये आपका होल्डिंग पीरियड है, याद रखना। दिस इज योर होल्डिंग पीरियड कुछ भी हो सकता है, 10 मंथ्स, 20 मंथ्स, 50 मंथ्स, 100 मंथ्स, कुछ भी हो सकता है। उसको बाद में क्या करेंगे? एनुअलाइज। ठीक है। तो वी शुड कैलकुलेट द एनुअलाइज रिटर्न। उसको वापस रीसेट किस पे करेंगे? पर एनम पे करेंगे। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट था, दिस इज योर मल्टी स्टेज मॉडल। ठीक है। मल्टी स्टेज मॉडल क्या था? एक बार बहुत अच्छे से समझ लेंगे सर। यहां पर मल्टी स्टेज मॉडल क्या था? गॉर्डन्स मॉडल क्या कह रहा था? ग्रोथ यहां से क्या रहेगी? कांस्टेंट। और कब तक आती रहेगी? इनफाइनाइट। तो मॉडल क्या लगा रहे थे? P0 इक्वल टू D0 1 प्लस G अपॉन K माइनस G। यही था ना सर? तो हम कैलकुलेशन कब कर रहे थे? एट द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट ईयर। जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो क्या था? हम कैलकुलेशन कब कर रहे थे? बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट ईयर। ठीक है। मैं यहीं से तो कह रहा था ग्रोथ क्या रहेगी? कांस्टेंट। और कब तक आती रहेगी? इनफाइनाइट। अब वहां पर मल्टी स्टेज मॉडल है। मल्टी स्टेज में वो क्या कर रहा है? ग्रोथ को क्या कर रहा है? फ्लक्चुएट कर रहा है। तो अगर G कांस्टेंट नहीं है, G क्या है? वेरिएबल है। या दूसरी कंडीशन K इज ग्रेटर देन G था ना, तो अगर K इज लेस देन G है तो उस केस में कौन सा यूज होगा? मल्टी स्टेज मॉडल। ठीक है। तो वहां पर कंडीशन क्या है? वो कह रहेगा ग्रोथ क्या थी? फ्लक्चुएटिंग। ग्रोथ क्या थी?
फ्लक्चुएटिंग। तो उस केस में वहां पर कैसे मॉडल अप्लाई होगा, तो वो एक छोटा सा पॉइंट था यहां पर, एक बार समझ लो सर। तो गॉर्डन्स मॉडल क्या कह रहा था, P0 इक्वल टू D0 1 प्लस जी अपॉन के माइनस जी। जी कॉन्स्टेंट और वो कब तक आती रहेगी, इनफाइनाइट। अब वहां पर वो ऐसे नहीं कह रहा है, वो कह रहा है पहले 3 साल तक ग्रोथ क्या रहेगी, फ्लक्चुएटिंग। पहले साल में 20%, फिर 15%, फिर कितना है 10%, और 3 साल के बाद वो क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। एंड दिस इज 5%, दिस इज अप टू परपेचुटी। कब तक आती रहेगी, परपेचुटी। तो उस केस में मुझे क्या निकालना है, प्राइस ऑफ द शेयर एज ऑन टुडे। तो मैं क्या करूंगा, फ्यूचर कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू। तो दिस इज D1, दिस इज D2, दिस इज D3 प्लस। अब देख लो जो मॉडल मैं यहां लगा रहा था, मैं यहां पर क्या कैलकुलेट कर रहा था, P0 ग्रोथ यहीं से कांस्टेंट थी ना। अब ग्रोथ कहां से कांस्टेंट है, यहां से कांस्टेंट है। तो जो मॉडल यहां लग रहा था वो मॉडल कहां लग जाएगा, यहीं पे लग जाएगा। यहां पर मैं P0 निकाल रहा था, बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट ईयर की वैल्यू निकाल रहा था। तो यहां पर मैं किसकी वैल्यू निकाल दूंगा, बिगिनिंग ऑफ फोर्थ ईयर, एंड बिगिनिंग ऑफ फोर्थ ईयर इज एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। तो यहां पर क्या निकलेगा, P3, और इन सब की क्या कर देंगे, प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, हाउ टू कैलकुलेट P3, अगेन गॉर्डन्स मॉडल। क्या होगा P3 आपके पास, दिस इज लास्ट पेड डिविडेंड, लास्ट पेड डिविडेंड इज D3 1 प्लस जी अपॉन के माइनस जी। समझ पा रहे हैं। तो दिस इज योर मल्टी स्टेज मॉडल। इस बार एग्जाम में क्वेश्चन था यही सर। ठीक है, 8 मार्क्स का क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं इसलिए बता रहा हूं कॉन्सेप्ट इतना ज्यादा टेस्ट हो रहा है, क्वेश्चन तो जो भी ड्राफ्ट हो रहा है उसमें कॉन्सेप्ट ही टेस्ट कर रहे हैं, और सिंपल कॉन्सेप्ट ही टेस्ट किया है। सिंपल 8 नंबर का क्वेश्चन ये था सर। ठीक है, सेम क्वेश्चन, उसी तरह का क्वेश्चन ओल्ड कोर्स में, उसी तरह का क्वेश्चन न्यू कोर्स में, दोनों में से था सर मल्टी स्टेज मॉडल का क्वेश्चन। तो देख लीजिए सर आपके पास, दिस इज योर मल्टी स्टेज मॉडल। अब इसमें अलग अलग एडजस्टमेंट हमने देखी थी, उन्होंने यहां पर चेंज इन इंफॉर्मेशन कर दी थी। तो फिर D3 यूज नहीं होगा, हम उसको दोबारा से क्या करेंगे, रिकैलकुलेट करेंगे। उन्होंने इंफॉर्मेशन क्या कर दी थी, चेंज, कि अगर आपका ग्रोथ कम होगी तो पे आउट रेशियो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो हमने इस पूरे पार्ट को क्या करा था, कैलकुलेट, रीइंस्टेट किया था। तो इस तरह की एडजस्टमेंट वो पक्का वहां पर पूछेंगे आपसे। ठीक है, तो ये आपके पास देख लीजिए, दिस इज योर मल्टी स्टेज मॉडल, मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल है आपके इस चैप्टर में, और कंफर्म वो पूछेंगे। ठीक है, किसी ना किसी फॉर्म में। नाउ द नेक्स्ट वन इज, दिस इज योर आरआर टेक्निक। आरआर टेक्निक क्या था, कि जब आपके पास डिस्काउंट रेट मिसिंग है एंड वी हैव ए लॉन्ग इक्वेशन, तो वहां पर सिर्फ एक ही मॉडल है दुनिया में, दिस इज योर IR technique. This is your present value of inflow is equal to present value of outflow. IR is a discounted at which present value of inflow is equal to present value of outflow. तो वहां पर डिस्काउंट रेट मिसिंग है, तो क्या करेंगे, दो रेट गैस करेंगे, एक से पॉजिटिव एनपीवी और एक से नेगेटिव एनपीवी, और क्या करेंगे, सिंपल इंटरपोलेशन। दिस इज लोअर रेट प्लस लोअर रेट एनपीवी डिवाइड बाय लोअर रेट एनपीवी माइनस हाई रेट एनपीवी इनटू डिफरेंस इन रेट। फिर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, प्राइस एट द एंड ऑफ ईच ईयर। अगेन वही, वहां पर आपके पास मॉडल क्या था, 1 ईयर डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। टाइम पीरियड सिर्फ कितना है, 1 साल है। तो हाउ टू कैलकुलेट P0, दिस इज P1 प्लस D1, और उसकी क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू। याद रखना टाइम पीरियड सिर्फ कितना है, 1 साल, तो पावर कितनी आएगी, 1। फिर आपके पास P1 आ गया, तो P1 से P2, P2 से P3, P3 से P4, तो वहां पर हम पूरी क्या बना देंगे, चेन बना देंगे। ठीक है, now the next one we have preference dividend coverage ratio और the equity dividend coverage ratio। तो ये हमने वहां पर डिस्कस किया था कि हम वहां पर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो और साथ में इक्विटी डिविडेंड कवरेज रेशियो कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो कवरेज रेशियो कैलकुलेट करने के लिए कोई फॉर्मूला नहीं था, सिंपली वी हैव टू लिंक विद द इनकम स्टेटमेंट। तो वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम EBITDA माइनस दिस इज डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। तो आपके पास क्या था, EBIT माइनस इंटरेस्ट, दिस इज अर्निंग बिफोर टैक्स माइनस टैक्स, दिस इज योर पैट। अब इसमें से क्या माइनस करेंगे, प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइड बाय अर्निंग, दिस इज अर्निंग फॉर इक्विटी माइनस इक्विटी डिविडेंड। तो आपके पास क्या आ जाएगा, दिस इज रिटेन अर्निंग्स। अब मुझे क्या निकालना है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, कवरेज निकालनी है सर। तो कवरेज कैसे निकाल पाओगे, देख लीजिए, मैं देखना चाहूंगा कि जो प्रॉफिट्स है उसमें इंटरेस्ट कितने टाइम्स क्या हो रहा है, कवर हो रहा है। तो दिस इज EBIT डिवाइड बाय इंटरेस्ट। ठीक है, मैं प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो निकालना चाहूंगा, तो उनके लिए प्रॉफिट कौन सा अवेलेबल है, पैट। डिवेंचर होल्डर्स जो आपके थे या लॉन्ग टर्म लोन्स थे आपके लिए, उनके लिए कौन सा प्रॉफिट था, EBIT। तो देख लीजिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के लिए कौन सा प्रॉफिट है, पैट। तो क्या होगा, दिस इज पैट डिवाइड बाय
प्रेफरेंस डिविडेंड, एंड द लास्ट वन इज इक्विटी डिविडेंड कवरेज रेशियो। उनके लिए कौन सा प्रॉफिट अवेलेबल है? अर्निंग्स फॉर इक्विटी, दिस इज अर्निंग्स फॉर इक्विटी डिवाइड बाय इक्विटी डिविडेंड। देखना सर, यही तो है रेशियोज, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो दिस इज योर कवरेज रेशियो, प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो, इक्विटी डिविडेंड कवरेज रेशियो, एंड दिस इज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, दिस इज ऑफ नेगेटिव ग्रोथ। अब वो कह रहे हैं कि ग्रोथ क्या है? डिक्लाइनिंग है, और कब तक आती रहेगी? इनफाइनाइट, ठीक है। तो उस केस में मॉडल में क्या होगा सर? जी क्या हो जाएगा? नेगेटिव, ठीक है। तो जी नेगेटिव हो जाएगा। तो जी कैसे नेगेटिव होगा देख लीजिए, यहां पर हम जी को क्या लिख लेंगे? नेगेटिव। सेम मॉडल में जी को नेगेटिव लिख लेंगे तो क्या आ जाएगा? D01 माइनस जी अपॉन के प्लस जी, और वो मैंने पूरा डिराइव करके आपको दिखाया था। तो आपके पास क्या आएगा? D01 माइनस जी अपॉन के प्लस जी, ठीक है। तो यहां पर 3 केसेस थे जो हमने कवर किए थे, एंड दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन ईपीएस एंड डीपीएस। ये किसका रिलेशनशिप था? ईपीएस एंड डीपीएस। तो देख लीजिए जी क्या था? दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ रिटेंशन रेशियो इनटू आरओई। अगर ईपीएस ज्यादा है, डीपीएस कम है, तो इसका मतलब रिटेंशन इज पॉजिटिव, और रिटेंशन पॉजिटिव है तो ग्रोथ क्या आ जाएगी? पॉजिटिव, और ग्रोथ पॉजिटिव है तो मॉडल कौन सा लगेगा? P0 इक्वल टू D01 प्लस जी अपॉन के माइनस जी। दूसरा केस आपके पास क्या था? अगर ईपीएस और डीपीएस दोनों इक्वल हैं तो रिटेंशन इज 0, ग्रोथ इज 0, तो मॉडल क्या होगा? डीपीएस अपॉन के। बट अगर ईपीएस इज लेस देन डीपीएस है तो उसमें हमें ध्यान रखना है कि रिटेंशन क्या है? नेगेटिव। रिटेंशन नेगेटिव है तो ग्रोथ क्या आ जाएगी? नेगेटिव। तो मॉडल कौन सा लगेगा? P0 D01 माइनस जी अपॉन के प्लस जी। सोच पा रहे हैं सर? देख लीजिए, दिस इज योर गॉर्डन्स मॉडल। अगेन दिस इज एन एप्लीकेशन ऑफ गॉर्डन्स मॉडल, ठीक है। अब यहां पर देख लीजिए, पूरा चैप्टर में पहले आपके पास डिविडेंड बेस्ड मॉडल और द अर्निंग बेस्ड मॉडल थे। अब आपके पास कौन से थे? दिस इज योर कैश फ्लो बेस्ड मॉडल, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। इस बार एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आने का फुल प्रोबेबिलिटी है, 100% बता रहा हूं मैं, यहां से क्वेश्चन आएगा सर, ठीक है। न्यू कोर्स में लिख के रख लो सर, क्योंकि अब सिक्योरिटी वैल्यूएशन उनके लिए खत्म हो चुका है, ठीक है। तो सिक्योरिटी वैल्यूएशन का ही पार्ट है, बट आएगा कहां से? कैश फ्लो बेस्ड मॉडल से, ठीक है। तो इसलिए यहां से बिल्कुल अच्छे से तैयारी करके जाना। कैश फ्लो बेस्ड मॉडल हमने यहां पर पहले डिस्कस किया, और फिर इसकी एप्लीकेशन कहां पर किया है? कॉर्पोरेट वैल्यूएशन। नेक्स्ट आपके पास क्या है? कैश फ्लो बेस्ड मॉडल्स। और कैश फ्लो बेस्ड मॉडल्स में क्या है? वी हैव फ्री कैश फ्लो अप्रोच, वी हैव FCFF एंड FCFE, फ्री कैश फ्लो फॉर द फर्म एंड द फ्री कैश फ्लो फॉर द इक्विटी। फ्री कैश फ्लो फॉर द फर्म का क्या मतलब है? विदाउट एनी डिस्ट्रीब्यूशन, किसी को कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। एंड फ्री कैश फ्लो फॉर इक्विटी का क्या मतलब है? सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, सिर्फ किसको छोड़ के? इक्विटी को छोड़ के। तो दिस इज फ्री कैश फ्लोज फॉर द फर्म विदाउट एनी डिस्ट्रीब्यूशन टू द डिबेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स। एंड FCFE क्या था? फ्री कैश फ्लो फॉर द इक्विटी आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन टू द डिबेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एक्सेप्ट इक्विटी, ठीक है। तो यहां पर डिस्काउंट रेट क्या यूज होगा? KO, और यहां पर डिस्काउंट रेट क्या यूज होगा? KE। यहां से क्या निकलेगा? वैल्यू ऑफ फर्म, और यहां से क्या निकलेगा? वैल्यू ऑफ इक्विटी। और अगर मुझे यहां वैल्यू ऑफ इक्विटी चाहिए तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा? वैल्यू ऑफ फर्म में से क्या माइनस कर दूंगा? मार्केट वैल्यू ऑफ डेब्ट। तो क्या निकल के आएगा? वैल्यू ऑफ इक्विटी। नाउ द नेक्स्ट वन, दिस इज कैलकुलेशन ऑफ FCFF। अब हमने कॉन्सेप्ट सीख लिया। FCFF का कॉन्सेप्ट क्या है? विदाउट एनी डिस्ट्रीब्यूशन, किसी को कुछ डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। तो यहां पर हमने जो कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, दिस इज योर NPV कॉन्सेप्ट। क्या कॉन्सेप्ट था? NPV। NPV क्या है कि वहां पर दिस इज इनफ्लो माइनस आउटफ्लो। तो वो कह रहे हैं कि कंपनी भी हर साल इनफ्लो जनरेट कर रही है, और वहां पर क्या हो रहे हैं? आउटफ्लो। और आउटफ्लो कहां हो रहे हैं? दिस इज इन्वेस्टमेंट इन फिक्स एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग capital. तो we are using the NPV concept for calculation of FCFF and FCFE. तो वहां पर वो कह रहे हैं कंपनी हर साल इनफ्लो जनरेट कर रही है, और साथ में उसमें से क्या कर रही है? इन्वेस्टमेंट कर रही है इन द फिक्स एसेट्स एंड इन द वर्किंग कैपिटल। तो हाउ टू कैलकुलेट FCFF? तो वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द ऑपरेटिंग प्रॉफिट, कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट, दिस इज EBITDA माइनस डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन। तो क्या आएगा आपके पास? EBIT। और अब इसमें से डायरेक्ट क्या माइनस करोगे? टैक्स, विदाउट एनी डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्या निकल के आ जाए? NOPAT। दिस इज नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब देख लो, डेप्रिसिएशन लेस किया तो दिस इज नॉन कैश आइटम, तो वापस क्या करेंगे? एड बैक। और अब दो चीजें माइनस करेंगे, इन्वेस्टमेंट इन फिक्स एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल। दिस इज इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, दिस इज वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो क्या निकल के आ जाएगा आपके पास? FCFF, फ्री कैश फ्लो फॉर द फर्म, ठीक है।
साथ में आपके पास FCFE। तो यहां पर हमने कुछ एडजस्टमेंट की थी, अगर आपको याद हो तो यहां पर हमने क्या बनाया था, फिक्स एसेट अकाउंट। फिक्स एसेट अकाउंट क्या था सर? दिस इज योर ओपनिंग बैलेंस, दिस इज योर डेप्रिसिएशन, दिस इज योर क्लोजिंग बैलेंस, और यहां पर क्या जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। यही था, दिस इज योर बैलेंसिंग फिगर। तो इसको क्या बोला था हमने, दिस इज योर नेट इन्वेस्टमेंट इन फिक्स एसेट्स, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस डेप्रिसिएशन, तो आपके पास क्या जाएगा, नेट इन्वेस्टमेंट इन फिक्स एसेट्स। तो मैं नोपैट में से क्या माइनस कर दूंगा, नेट इन्वेस्टमेंट इन फिक्स एसेट्स माइनस इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल। तो आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, FCFF। तो नेट इन्वेस्टमेंट इन फिक्स एसेट माइनस हो रहा है ना। तो अब देखो वहां पर हाउ टू कैलकुलेट नेट इन्वेस्टमेंट इन फिक्स एसेट्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा, प्लस, और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा, माइनस, और माइनस इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल, तो क्या आ जाएगा, FCFF, ठीक है। तो एक एडजस्टमेंट आपके पास ये होगी, दूसरी एडजस्टमेंट क्या होगी, वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल में याद रखना हम हमेशा क्या लेंगे, नॉन कैश। समझ पा रहे हैं, नॉन कैश करंट एसेट्स माइनस नॉन कैश करंट लायबिलिटी, एंड वी नीड ओनली चेंज। याद रखना मुझे सिर्फ किसकी जरूरत है, चेंज की। मुझे वर्किंग कैपिटल की जरूरत नहीं, मुझे किसकी जरूरत है, चेंज इन नॉन कैश करंट एसेट्स माइनस चेंज इन नॉन कैश करंट लायबिलिटीज। तो वहां पे हम क्या एक्सक्लूड करेंगे, जो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। तो शॉर्ट टर्म लोन्स समझ पा रहे हैं, लॉन्ग टर्म लोन्स वहां पर देख लीजिए, हम कोई भी कंसिडर नहीं करेंगे। समझ पा रहे हैं, वर्किंग कैपिटल में कोई भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कंसिडर नहीं होगा, नोट्स पेबल कंसिडर नहीं होंगे, शॉर्ट टर्म लोन्स कंसिडर नहीं होंगे, ठीक है। दिस इज फॉर कैलकुलेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल, चेंज इन वर्किंग कैपिटल, ठीक है। साथ में एक पॉइंट और था कि व्हाट अबाउट द इंटरेस्ट टैक्स सेविंग। इंटरेस्ट टैक्स सेविंग का क्या किया, ठीक है, इंटरेस्ट माइनस नहीं होगा, बट टैक्स सेविंग तो आनी चाहिए, और वो कहां ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट है, while calculating the KO। KO कैसे निकाल रहे हैं, दिस इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी, वेट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डेब्ट, वेट ऑफ डेब्ट। तो जब हम KD निकाल रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स। तो ऑलरेडी इंटरेस्ट की टैक्स सेविंग कहां पर इनकॉर्पोरेट है, KO के अंदर, ठीक है। तो ये आपका देख लीजिए पूरा कैलकुलेशन था। नाउ द नेक्स्ट वन, दिस इज कैलकुलेशन ऑफ FCFE। FCFE में वहां पर दो कॉन्सेप्ट थे, पहला था अगर मुझे डेट फाइनेंसिंग रेशियो पता है, और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या था, मुझे डेट फाइनेंसिंग रेशियो नहीं पता है। अगर मुझे डेट फाइनेंसिंग रेशियो पता है तो इसका मतलब मुझे पता है परसेंटेज ऑफ इक्विटी कितना है और परसेंटेज ऑफ डेब्ट कितना है। तो व्हाट इज अवर FCFE, प्लीज फोकस करें, EBITDA माइनस डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन, EBIT माइनस इंटरेस्ट। तो आपके पास क्या आएगा, अर्निंग बिफोर टैक्स माइनस टैक्स, तो क्या निकल के आएगा, पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब वही करनी है एडजस्टमेंट, प्लस डेप्रिसिएशन माइनस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस चेंज इन वर्किंग कैपिटल। अब देखो ना सर, नो पैट किसके लिए था, दिस इज फॉर ऑल, और यहां से क्या माइनस कर रहे थे, नेट इन्वेस्टमेंट। तो क्या निकल के आ रहा था, FCFF। तो नो पैट इज अवेलेबल फॉर ऑल, और नेट इन्वेस्टमेंट भी किसकी थी, सबकी थी, ठीक है। अब यहां पर आपके पास पैट है, एंड दिस इज पैट इज अवेलेबल फॉर द इक्विटी, पैट इज अवेलेबल फॉर द इक्विटी। अगर प्रेफरेंस नहीं है तो पैट इज अवेलेबल फॉर इक्विटी। तो यहां से क्या माइनस करोगे, इक्विटी इन्वेस्टमेंट। तो क्या निकल के आएगा, FCFE। तो इक्विटी इन्वेस्टमेंट मतलब इक्विटी का कितना पोर्शन है, और मुझे क्या पता है, डेट फाइनेंसिंग रेशियो पता है, तो मैं क्या कर दूंगा, परसेंटेज ऑफ इक्विटी। तो प्लस डेप्रिसिएशन कर रहे हैं तो माइनस, देख लीजिए वहां पर मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, परसेंटेज ऑफ इक्विटी, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल परसेंटेज ऑफ इक्विटी, एंड दिस इज कैपिटल एक्सपेंडिचर परसेंटेज ऑफ इक्विटी। तो क्या निकल के आएगा, FCFE, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट क्या था कि अगर मुझे डेट फाइनेंसिंग रेशियो नहीं पता है तो हाउ टू कैलकुलेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट। ये इक्विटी इन्वेस्टमेंट हम कैसे कैलकुलेट करें, ये वाला पोर्शन कैसे कैलकुलेट करें। तो नेट इन्वेस्टमेंट किसकी है, सबकी है, इसमें से क्या कर देंगे, माइनस नेट बोरिंग्स। तो क्या निकल के आ जाएगा, इक्विटी इन्वेस्टमेंट। अब जब मैं इसको वहां पर स्टेटमेंट में लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। तो पैट में से देख लीजिए वहां पर क्या माइनस करेंगे, नेट इन्वेस्टमेंट, और प्लस क्या करेंगे, नेट बोरिंग्स। तो क्या निकल के आ जाएगा, FCFE। समझ आया ना, प्लस क्यों हो रहा है नेट बोरिंग्स, बिकॉज वहां पर जब स्टेटमेंट में लेके जा रहे हैं तो क्या होगा, साइन क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। हाउ टू कैलकुलेट नेट इन्वेस्टमेंट, हाउ टू कैलकुलेट नेट इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इन फिक्स एसेट्स, नेट इन्वेस्टमेंट इन फिक्स एसेट्स, वो कैसे निकालते हो, दिस इज कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस डेप्रिसिएशन। तो जब स्टेटमेंट में जाएगा तो क्या होगा, प्लस डेप्रिसिएशन माइनस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस चेंज इन वर्किंग कैपिटल एंड प्लस
नेट बोरिंग्स। तो क्या निकल के आ जाएगा, FCFE। ठीक है, तो देख लो सर, एक बार रिवाइज करवा देता हूं मैं ये। तो दिस इज योर FCFE इफ द डेट फाइनेंसिंग रेशियो इज नॉट गिवन। तो दिस इज EBITDA माइनस डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन, EBIT लेस इंटरेस्ट अर्निंग बिफोर टैक्स माइनस टैक्स। तो क्या निकल के आएगा, पैट। अब देख लो वहां पर क्या ऐड करेंगे, डेप्रिसिएशन माइनस चेंज इन वर्किंग कैपिटल माइनस कैपिटल एक्सपेंडिचर, और ऐड क्या करोगे, नेट बोरिंग्स। तो इन तीनों को क्या बोलते हैं, नेट इन्वेस्टमेंट, और इसको क्या बोल रहे हैं, देख लीजिए, नेट बोरिंग्स। हाउ टू कैलकुलेट नेट बोरिंग्स, इशू माइनस रिडम्पशन। ठीक है, याद रखना, इशू माइनस रिडम्पशन। तो आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, FCFE। तो दिस इज योर कॉन्सेप्ट। साथ में यहां पर हमने एक FCFE कैलकुलेशन, FCFF कैलकुलेशन सीखा था। दिस इज फ्रॉम CFO। कहां से, CFO, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है, तो वो भी एक कॉन्सेप्ट हमने कवर किया था। तो कहां से स्टार्ट किया था, दिस इज फ्रॉम नेट इनकम। नेट इनकम क्या है, पैट। ठीक है, तो पैट वहां पर था, देख लीजिए आपके पास। तो पैट में क्या करेंगे, ऐड करेंगे डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन, और क्या माइनस करेंगे, वर्किंग कैपिटल। तो क्या निकल के आएगा, CFO। यही था ना, CFO, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन। तो दिस इज नेट इनकम, दिस इज योर पैट। ऐड बैक करेंगे डेप्रिसिएशन माइनस क्या करेंगे, वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स। तो आपके पास क्या आ जाएगा, CFO। अब मुझे देखना है कि वहां पर मुझे CFO से कहां पहुंचना है, FCFF। और FCFF के लिए इंटरेस्ट माइनस नहीं होगा ना, उसकी क्या होगी, टैक्स सेविंग। तो वापस क्या कर देंगे, एड बैक, और साथ में क्या लेस करेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो क्या निकल के आ जाएगा, FCFF। अब मेरे पास FCFF है, बट मुझे FCFE चाहिए। FCFF में किसकी एडजस्टमेंट नहीं होती है, इंटरेस्ट और टैक्स की, बट FCFE में होती है। तो मैं क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स। साथ में कौन सी एडजस्टमेंट रह गई है, नेट बोरिंग्स की। तो ऐड क्या कर देंगे, नेट बोरिंग्स। तो क्या निकल के आ जाएगा, FCFE। और FCFE में से अब क्या देंगे, इक्विटी डिविडेंड। तो FCFE दिस इज कैश फ्लोज अवेलेबल फॉर द इक्विटी शोल्डर्स। तो उसमें से क्या माइनस करोगे, इक्विटी डिविडेंड। और साथ में वहां पर देख लीजिए, ऐड और लेस क्या करेंगे, इश्यू और रीपर्चेज। ठीक है, तो नई इक्विटी इश्यू किया तो ऐड करेंगे, और अगर रीपर्चेज करी है तो क्या करेंगे, लेस। तो फाइनली आपके पास क्या आ जाएगा, दिस इज चेंज इन कैश बैलेंस। एंड फ्रॉम कैश फ्लो स्टेटमेंट हम यही जानना चाहते हैं, व्हाट इज योर चेंज इन कैश बैलेंस। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गया, देख लीजिए, दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ FCFE एंड FCFF फ्रॉम CFO, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है, तो ये सब वहां पर मैंने आपको सिखाया था। दिस इज योर पजल, कि वहां पर वो पजल क्या थी कि आपको कोई भी वर्ड दे सकता है, आपको कहेंगे ये निकाल दो। ठीक है, तो दे आर गिविंग यू द कि आपको वहां पर FCFF निकालना है। दिस इज फ्रॉम नेट इनकम। कहां से, नेट इनकम। और नेट इनकम में किसकी एडजस्टमेंट हो चुकी है, इंटरेस्ट और टैक्स की। तो वापस क्या कर देंगे, देख लीजिए, ऐड बैक कर देंगे इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स। वापस क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन माइनस कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस माइनस चेंज इन वर्किंग कैपिटल। अगर उन्होंने EBIT दे दिया आपको, और आपसे क्या पूछ रहा है, FCFF, तो EBIT नेट ऑफ टैक्स करेंगे तो क्या निकल के आएगा, नो पैट। देख लो, अब फिर वापस वही, प्लस डेप्रिसिएशन माइनस कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस माइनस चेंज इन वर्किंग कैपिटल। तो वो पजल खेलनी आनी चाहिए सर आपको। ठीक है, साथ में आपके पास EBITDA दे दिया, तो EBITDA दे दिया तो देख लीजिए, EBITDA में से क्या माइनस करते हैं, डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन। तो क्या आता है आपके पास, दिस इज EBIT, और माइनस टैक्स करेंगे तो क्या आ जाएगा, नो पैट, प्लस डेप्रिसिएशन माइनस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस चेंज इन वर्किंग कैपिटल। तो क्या निकल के आ जाएगा, FCFF। तो एक बार स्टेटमेंट सीख लिया ना, तो उसके बाद कुछ भी आ सकता है। FCFE, अगर मुझे FCFE दे दिया सर, FCFE में किसकी एडजस्टमेंट हो चुकी है, इंटरेस्ट और टैक्स की। तो वापस क्या देख लो, वहां पर एड बैक कर देंगे। साथ में वहां पर देख लीजिए, किसकी एडजस्टमेंट नहीं हुई है, नेट बोरिंग्स। तो नेट बोरिंग क्या कर देंगे, ऐड। नेट बोरिंग कैसे निकालते हो, इशू माइनस रिडम्पशन। तो देख लो वहां पर रिडम्पशन क्या करेंगे, प्लस जब स्टेटमेंट में आएगा, और माइनस क्या करेंगे, न्यू डेप्ट इश्यूड। ठीक है, साथ में अगर प्रेफर्ड डिविडेंड है तो वो भी क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, बेस्ड ऑन CFO, वो भी मैं सिखा चुका हूं। CFO अगर है तो वहां पर किसकी एडजस्टमेंट हो चुकी है, इंटरेस्ट और टैक्स की एडजस्टमेंट हो चुकी है। तो वापस क्या ऐड कर देंगे, इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स, और माइनस क्या कर देंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट FCFE एंड FCFF। ऑन द सेम ग्राउंड वी हैव FCFE। अगर मुझे FCFF दे दिया, मुझे FCFE चाहिए, तो FCFF में किसकी एडजस्टमेंट नहीं हुई है, इंटरेस्ट और टैक्स की, कर देंगे सर इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स। और किसकी एडजस्टमेंट नहीं हुई है, नेट बोरिंग्स। तो ऐड क्या करेंगे, नेट बोरिंग। तो ये एक फंडा है सर जो पता होना चाहिए, ऐड क्यों हो रहा है नेट बोरिंग्स। ठीक है, पूरी दुनिया को प्रॉब्लम है इसमें, नेट बोरिंग्स क्यों ऐड हो रहा है, और वो आपको मुझे लगता है अब क्लियर है सर। ठीक है, तो देखिए सर, FCFE फ्रॉम नेट इनकम। नेट इनकम मतलब वहां पर इंटरेस्ट भी एडजस्ट हो चुका है, टैक्स भी एडजस्ट हो चुका है, और FCFE के लिए करना ही है,
ठीक है, तो सिर्फ किसको करना है देख लीजिए, नेट इनकम आ गया तो माइनस प्लस क्या कर देंगे, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, नॉन कैश चार्जेस, माइनस इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल, इन्वेस्टमेंट इन फिक्स एसेट्स, और प्लस क्या करेंगे, नेट बोरिंग्स। नाउ द लास्ट वन, दिस इज फ्रॉम सीएफओ। सीएफओ में किसके एडजस्टमेंट हो चुके हैं, इंटरेस्ट और टैक्स की, और वो करनी भी है एफसीएफई के लिए। तो सिर्फ क्या रह गया देख लीजिए, माइनस कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस नेट बोरिंग्स, तो क्या निकल के आ जाएगा, एफसीएफई। तो जिससे वो वहां पर क्लियर है वही ये पजल खेल सकता है, अदरवाइज पजल खेलना इतना आसान नहीं है सर। अब देखो हाफ मॉडल में क्या था आपके पास, कि वहां पर आपके पास दिस इज टू स्टेज मॉडल। ये क्या था आपके पास, टू स्टेज मॉडल। पहले ग्रोथ था 10% और फिर कितना हो गया 5% अप टू इंफिनिटी। अब हाफ मॉडल में क्या कर रहे हैं, हाफ कर रहे हैं, समझ पा रहे हैं। तो वहां पर हम एक तो वैल्यूएशन ये पूरे पार्ट की कर रहे हैं, और एक हम किसकी पार्ट की कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वहां पर वो स्लोली स्लोली गिरेगा ना 5%। ऐसा तो नहीं है 10% से सीधा एक साथ झटके से कितना जाएगा 5% आ जाएगा। तो वहां पर दिस इज द केस ऑफ हाफ मॉडल, उसको क्या बोल रहे हैं, हाफ मॉडल। तो एक वैल्यूएशन ये वाली करेंगे और एक वैल्यूएशन किसकी करेंगे, ये वाली करेंगे, ठीक है। दिस इज और हाफ मॉडल। तो दिस इज d0 1 प्लस जी अपॉन के माइनस जी, एंड दिस इज लॉन्ग रन। जो लॉन्ग रन आपका ग्रोथ रेट है कितना है 5% है, ठीक है। प्लस अब ये वाले पार्ट की करेंगे d0, ये ग्रोथ कितने से आ गई है सर, 10 से कितना आ गई है 5%। तो दिस इज ग्रोथ लॉन्ग शॉर्ट टर्म माइनस ग्रोथ लॉन्ग टर्म, और उसको क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे, समझ पा रहे हैं, उसको क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे। दिस इज योर हाफ मॉडल, और बेस में वही आएगा के माइनस जी, ठीक है। तो जो भी टाइम पीरियड है, कितना टाइम पीरियड है, मान लो 10 साल में ऐसा हो रहा है या 5 साल में ऐसा हो रहा है, तो कितना हो जाएगा, दिस इज 5 डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो t डिवाइड बाय 2, हाफ का क्या मतलब था, t डिवाइड बाय 2। तो ये 10% से 5% कितने टाइम में आया, 5 साल में, तो हम क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे। तो दिस इज 5 डिवाइड बाय 2, ठीक है। दिस इज योर हाफ मॉडल, ठीक है। तो ये आपके पास देख लीजिए, दिस इज योर फुल फ्लैश चैप्टर सिक्योरिटी वैल्यूएशन, उसका पूरा रिवीजन हमने कर लिया है।